अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, कुछ फैमिली के लिए, उनके हवाले से बात करते हैं आज। सऊदीया और अमेरिका समेत कई ममालिक से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी बेदखल हो चुके हैं और पाकिस्तानी को निकाल दिया गया है, वो जॉब से फारिग हो चुके हैं। दूसरी जानिब यूरोप जाना नौजवानों की अक्सरियत का ख्वाब बन चुका है। अब इन्हें ख्वाबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने से भी गुरेज नहीं करते, अपनी जान भी दे देते हैं डंकी के ज़रिए, और सफ़र भी करते हैं, समुद्री सफ़र भी करते हैं, पैदल का सफ़र भी करते हैं, जान की परवाह नहीं करते। ख्वाब यही होता है कि यूरोप पहुँच जाएँ और अच्छा कमाएँ, अच्छा पहने और फैमिली के लिए कुछ कर सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। ख्वाब बड़े बड़े होते हैं मगर अधूरे रह जाते हैं। आए रोज़ समुंदर में कश्ती डूब जाती है और लोग मर जाते हैं, और उसमें काफ़ी लोगों की तादाद होती है। एक कश्ती में 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 लोग होते हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग होते हैं। उसमें पाकिस्तान के भी लोग होते हैं, इंडिया के भी लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, मगर जान की परवाह अपनी नहीं करते। मसला क्या है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। लोग फिर रुख करते हैं बाहर जाने का, और जब बाहर जाने का रुख करते हैं तो जेब में पैसे नहीं होते, डंकी के ज़रिए फिर जाते हैं और अपनी जान भी दे देते हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज निवास मिन्हाज साहब। इनसे बात करेंगे। ये भी लोगों को बाहर भेजते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, ओरिजिनल तरीके के साथ भेजते हैं। जो लोग 2 नंबरी के साथ लोगों को भेजते हैं और उनकी जानें भी ले लेते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, सारा कुछ ले जाते हैं, उनके हवाले से क्या कहते हैं? मिन्हाज साहब क्या कहेंगे? ये जो आए रोज़ हादसात हो रहे हैं और समुंदर में कश्ती भी चली जाती है और जो लोग उसमें सवार होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्या ये जानबूझ के किया जाता है या फिर कोई इसका नया कोई तरीक़ाकार अब आ चुका है? पहले भी एक हादसा हुआ, काफ़ी लोगों की शहादतें हुई, अब दोबारा एक हादसा हुआ है। आपको पता ही है, यूरोप जा रही थी कश्ती तो समंदर में डूब चुकी है वो भी, तो काफ़ी लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे, और काफ़ी लोग जो थे पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी थे। इसके बारे से क्या कहेंगे आज? जी एहसन शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। साउथ एशिया चैनल का बहुत मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे तीसरी बार बुलाया यहाँ पे। पहले भी इसी जब पहले कश्ती उल्टी थी तो मैं आया था प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे आके सारे वो हमने डिटेल के साथ बात सारी की थी। हाँ, मैंने स्टेटमेंट दी थी, सारी डिटेल में सारी मैंने बातें की, बताया सब कुछ। अब भी देखिए, अब दूसरी कश्ती उल्ट गई, ठीक है ना। एक यूनान में उल्टी कश्ती, एक मुल्तानिया से जाके कश्ती उलट गई। अब बात यह है कि मैंने पहले भी ये कहा था कि ये काम इस तरह नहीं रुकेगा जब तक इसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगी इमिग्रेशन हमारी, इसको अमली जामे में नहीं पहनाएंगे, इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, तब तक ये काम कंट्रोल नहीं हो सकता। अब ये अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है? अमली जामा इस तरह पहनाया जा सकता है कि सेनेगल, मोरितानिया, मराकश, लीबिया और ये इसके साथ जितनी भी ये लगते हैं लिंक जो लगते हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर हमारी इमिग्रेशन जाके अपने ऑफिसर को अपने एक सेल बनाए वहाँ पे, जिस तरह इन्होंने इस्तांबुल में बनाया। इस्तांबुल में इन्होंने एजेंटों को पकड़ा, एजेंटों को ब्लैकलिस्ट किया, वहाँ से डिपोर्ट किया, एजेंट पाकिस्तान आए कंट्रोल करने के लिए। वो भी अगर एजेंटों को पकड़ते हैं तो एजेंट पैसे देते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो काम शुरू कर देते हैं। सर मैं वही बात करने लगा ना, जब तक वहाँ पे ये खुद नहीं बैठेगा, इनका डिपार्टमेंट वहाँ पे नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान एम्बेसीज जहाँ पे हैं उन एम्बेसीज के में ये FIA के जो हमारे सीनियर अफसरान हैं इनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ पे जाके ये सारी सर्चिंग की जाए कि ना ये टूरिस्ट कंट्री है, ना ये बिजनेस प्लेसें हैं। हाँ। तो यहाँ पे लेने लोग क्यों आते हैं, क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इन्होंने डंकी लगानी होती है, इनका कोई और पर्पज़ नहीं होता। अब इस डंकी की वजह से ये जो कश्ती दोबारा उल्टी है, काफी लोग हैं इस वजह से सर जी आपको अंदाजा नहीं है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ट्रैवल एजेंट जो है वो करोड़ों का नुकसान करके बैठे हैं। मेरे वीज़े निकले हैं, स्टडी वीज़े निकले हैं, आज़रबाईजान के बंदों को नहीं जाने दे रहे, बंदों को ऑफलोड करके उनकी टिकटें ज़ाया, मेरी को 25 लाख की मेरी ज़ाती टिकटें ज़ाया हुई हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमने जिनकी वहाँ पे एम्बेसी में फ़ीसें भेजी हुई हैं, उनके वीज़े निकलवाए हुए हैं, स्टडी वीज़ा, यूनिवर्सिटी बुला रही है, उसकी ईमेल्स हैं, सब कुछ है इनके पास। ये आपकी बात ठीक है। एक केस ये मेरे पास भी आया है, तो वो मुझे कह रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ें ओके हैं और मैंने अप्लाई किया, और उनके बाद जो ईमेल होती है बाकू की वो भी ईमेल भी आई, सारा कुछ साथ लगाया उन्होंने, ठीक है। FIA वाले कहते हैं जी पैसे दें आप चले जाएं बाहर। नहीं, ये भी तो पैसे लेते हैं ना। फिर पैसों का इशू जो है ना, पैसों का इशू तो बहुत दूर रह गया ना। ये लो प्रोफाइल पे बंदे को रोक देते हैं,
ये कहते हैं जी इंस्ट्रक्शन है, हमने नहीं जाने देना। इसको कोई इस तरीके से डिज़ाइन करें, ये हमारी कंट्री जो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है। गुजरांवाला में, गुजरात में, सियालकोट में ट्रैवल एजेंटों के हालात जाके देखें, उन्होंने दफ्तर तोड़ दिए। जो उम्रा करने वाले लोग हैं, उम्रा करने वाली फैमिलीज को नहीं जाने दे रहे। जो वजह क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जी आपने आगे से आगे निकलना है, फिर हमारी इंक्वायरी होंगी तो हम अपनी नौकरियों को दाव पे नहीं लगा सकते। अब बात यह है कि वो तो बेचारे उम्रा करने जा रहे हैं यार, उम्रा करने में आपकी नौकरी क्यों दाव पे लग रही है? नहीं देखें ना, एक वीज़ा लग चुका है, सारा कुछ लग चुका है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, आप जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, वो तो उनकी हुकूमत को चाहिए ना। जब आपका टाइम जो पूरा हो गया है उसको वापस भेजा जाए। फिर सर जी वो उनकी हुकूमत क्या करे? ये पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो आगे निकलने की कोशिश करते हैं ना, वो बदनामी का बायस बनते हैं। प्रॉब्लम असल ये नहीं है, प्रॉब्लम इनके लिए ना भेजने की वजह ये है कि तुमने आगे से जाके उम्रा कम करना है और तुमने आगे स्किप करना जाके, और वो हमें उसका अजाला हमें भुगतना पड़ेगा। ये लोग किसी जगह राइट पे हैं, इमिग्रेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो किसी जगह राइट पे है। जो अब वो नए SOP बना रहे हैं, अब क्या बना रहे हैं, नए शेड्यूल बना रहे हैं कि इनके ऊपर जो इंस्पेक्शन टीम्स एयरपोर्ट के ऊपर हमने रखनी है, वो इंस्पेक्शन टीमें हो कि कौन सा बंदा एजेंटी के थ्रू जा रहा है, किसको उसकी इंटरव्यू इमिग्रेशन के लिए की उसने, आगे जाके लॉन्च में जाकर उसका इंटरव्यू करेंगे, वो पूछेंगे भी तू क्या लेने जा रहा, कहाँ जा रहा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसको फिर आगे जाने देंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह नहीं करते, ये इस तरह नहीं रोकते, तो सर ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त तबाही के कटहरे पे खड़ा हुआ है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग परेशान बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा 2-2.5 करोड़ की फीसेज गई हुई हैं, मेरी 30-40 लाख की टिकटें आई हुई हैं, मजीद मैंने टिकटें करवानी है, मैं नहीं करवा रहा। देखिए आपका तो ओरिजिनल काम है, आपका ऑफिस है, सारा कुछ है, ये उम्रा भी तो, ये जो उम्रा करवाते हैं लोग, उम्रा भी तो ओरिजिनल है ना, उम्रे का वीज़ा ओरिजिनल है, उम्रे का पैकेज ओरिजिनल है, ये वो सारे का सारा उनका बर्बाद हो गया। नॉन रिफंडेबल टिकटें होती हैं, नॉन चेंजेबल, नॉन रिफंडेबल। ये इसका जिम्मेदार कौन होगा इतना नुकसान हुआ है? वो डालते हैं सारा हमारे ऊपर, ट्रैवल एजेंट के ऊपर, ठीक है, या वीज़ा एजेंट के ऊपर, ये सारा हमने जवाब देना है। अब उनको हम क्लाइंट को कैसे मुतमिन करें? बचाना क्या हमने 30,000 50,000 रुपया, और हमारा जो लॉस होता है वो 3-3 साढ़े 3 लाख का एक पैसेंजर के पीछे नुकसान हो गया, टिकटें ज़ाया हो गई। अब हम उनको कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे उनको भेजेंगे? ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा। अब ये FIA को इतनी एप्लीकेशनें जाएंगी कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, ये कर लिया, वो। जब सिनेरियो निकलेगा तो वही निकलेगा, किश्ती वहाँ डूबी है, तबाही पाकिस्तान में हो रही है। देखिए एयरपोर्ट के ऊपर इतनी सख्ती की हुई है, अगर सरहदों के ऊपर इतना अगर सख्ती की जाए तो मेरे ख्याल में लोग नहीं जा सकेंगे। क्या कहते हैं? नहीं, सरहदों से तो जाती हैं, लोग तो बाहर जाते हैं ना, सरहदों नहीं तो जो लोग डंकी के जरिए जाते हैं, पैदल सफर करते हैं, फिर आगे समुद्री सफर करते हैं। पाकिस्तान से तो बाहर ही निकलते हैं, ईरान भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाकू जाते हैं, बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ से तो डंकी के जरिए वहाँ एक कोयटा का रास्ता था जो ईरान से निकलते थे, वो अब बंद हो चुका है। वहाँ से लोग जाते हैं, ग्वादर की तरफ से चले जाते हैं, कश्ती में बैठ के। ग्वादर वीज़ा जेन्युइन होता है, उनको लीगल एंट्री। अब तो वो भी शोर मचाया हुआ कि जी कोयटा वाला जो रास्ता बंद है, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस रास्ते को खोला जाए। अगर खोला जाएगा तो फिर वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। ड्रामा तो वही शुरू हो जाएगा, फिर लोगों ने जाना शुरू कर देना, आगे डंकियाँ लगनी शुरू हुई नहीं, फिर बंदे मरेंगे, फिर लाशें आएंगी। यहाँ पे जो हम लीगल लोग काम करने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल काम करने वाले, वो सारे हम बर्बाद होकर बैठे हुए हैं। ये जो अब कश्ती डूबी, ये 1-2 दिन पहले की बात है, इतने लोग वहाँ पे गए, ठीक है, गैर मुल्की भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और जो शहीद हुए सारे, उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है या वो खुद है? नहीं जी, बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आता, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आता। इल्ज़ाम आता है उनके पेरेंट्स के ऊपर, जो अपने बच्चों को भेजते हैं। बच्चा तो 20-25 हज़ार का भी जो है ना साथ नहीं रखता कि मैं 20-25 हज़ार किसी को दे के तो मैं बाहर चला जाऊँ। उसके वालिदैन ने लाखों रुपए देने होते हैं एजेंट को जाके, ठीक है, कि हमारे बच्चे की ये मौत खरीदो और ये हमारा बच्चा मरवा के हमें डेड बॉडी भी वापस ना मिले, लेकिन इसको बाहर भिजवा के से मरवा दो बस। ये टोटल गुनाहगार है उनके वालिदैन। अब दुख होता है उनकी माओ के हालात देखें, उनकी बहनों के हालात देखें, उनके घरों में क़यामत बर्पा हुई है, ठीक है ना। और वो गलती करने वाले वो खुद हैं। क्यों देते हैं एजेंटों को पैसे? क्यों एजेंटों को बच्चों की मौत खरीदते हैं एजेंटों के आगे उनको डाल के बच्चों को? इल्जाम भी एजेंट के ऊपर लगाया जाता है। एजेंट तो जाहिर है एजेंट इनके घर तो नहीं जाता ना, हाँ। लेने के लिए। ये खुद एजेंट के पास जाते हैं, खुद एजेंट कहते हैं जी हमारे बच्चे को इस रास्ते से भेज दो। क्या है कि वो दूसरा जो है ना बाहर का वीज़ा, पाकिस्तान में कोई एम्बेसी आपको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वीज़ा दे देती है तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से वैसे नहीं जाते थे, यहाँ से चले जाते तो आगे से बंदा डिपोर्ट कर देते हैं वो। और अल्टरनेट यही ढूंढते हैं वो, नेगेटिविटी जो है ना, इनलीगल वे यही है कि डंकी लगाओ और बच्चे को यूरोप तक किसी भी वे से भिजवा दो, यूरोप तक भिजवा दो।
अब तो यानी कि जाना बहुत मुश्किल हो चुका है फिर जी अब जाना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। जब तक चुका ये है। कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, कोई प्लान नहीं करेंगे, तो ये समझ लें कि ये जितने ट्रैवल एजेंट हैं, जितने वीज़ा कंसल्टेंट हैं, वो सारे के सारे इस वक्त बर्बादी के कटहरे पे खड़े हुए हैं। और अभी ये इतनी FIR होनी है, FIA में इतनी FIR होनी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वो उसका टोटल जिम्मेदार होगा डिपार्टमेंट, जिनकी ये नेग्लिजेंसी की वजह से जो लीगल लोग हैं उनको नहीं ये भेज रहे। अपना डिज़ाइन चेंज करें, अपना जो है ना अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, उसको किसी ऐसे तरीके से मोटिवेट करें यार जिनके वीज़े ठीक है। मिनाज साहब, इसके ऊपर बात करेंगे। अब जो सऊदीया ने जो फैसला किया है, काफ़ी लोगों को बाहर निकाला उन्होंने, 200 से काफ़ी और भी लोग थे वहाँ पे जो बेदखल किया, पाकिस्तान भेजे। इसके ऊपर बात करेंगे वजह क्या बनी, तो इसे शामिल करते हैं ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की, और काफ़ी पाकिस्तानियों को उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। वजह क्या बनी? मिनाज साहब क्या कहेंगे, क्या वजह बनी? 200 से ज़्यादा लोग वापस आ गए हैं। जी आप 200 बंदे की बात कर रहे हैं। 200 बंदे का इशू नहीं है, वहाँ पे तो कम से कम 6000 बंदा गिरफ्तार है, उनकी जेलों में बैठा हुआ पाकिस्तानी। यही तो पाकिस्तान में हमारी बदनामी का बायस बनते हैं ये लोग। ये वहाँ पे जाके जो भीख मांगते हैं ना, उम्रे का वीज़ा लगवाया, वीज़ा अभी उन्होंने पॉलिसी खोली थी साल का मल्टीपल वीज़े की, इतना वीज़ा लगा साल का मल्टीपल, लोग जाके बैठ गए हैं। अब वो वहाँ पे उन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। वो खाली पाकिस्तानी तो नहीं वहाँ पे जाते ना, पूरी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी होती है, और वो करोड़ों रुपये वहाँ से भीख की शक्ल में इकट्ठा करके तो पाकिस्तान भेजते हैं वो लोग। नहीं तो एक्शन क्यों? अब तो एक्शन लेना चाहिए ना। एक्शन सऊदी गवर्नमेंट ने लिया ना, तो उनको गिरफ्तार किया। बल्कि देर बाद क्यों एक्शन लिया? फिर तो फौरन करना चाहिए था जब ये सिलसिला शुरू हुआ। उनको भी पता होता है कि यार कौन ओरिजिनल है, यार कौन दो नंबर है। ये साल 1.5 साल पहले का उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर भी भेजा है कि अगर तुमने ये बेकारी भेजने बंद ना किए तो मैं पाकिस्तान पूरे को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, तुमको उम्रे के वीज़े तो क्या वर्क वीज़े भी देने हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान को फिर उन्होंने वादा किया जी हमारी तरफ से कोई इस तरह का बंदा नहीं आएगा, अगर कोई आता है तो उसको आप सजा देके वापस भेजिए। तब जाके ये बंदे गिरफ्तार हुए हैं, और उनको सजाएं देके 200 बंदा जो आप कह रहे हैं ना, वो तो रूटीन वाइज बंदे आ रहे हैं ना बाहर। वहाँ पर 6-7 हज़ार बंदा बेकारी पकड़ा हुआ उन्होंने। ठीक है, अगर वो बेकारी है, ठीक है, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वापस कैसे आएंगे? उनका क्या तरीका? वो डिपोर्ट होकर वापस आएंगे, ब्लैक लिस्ट होके आएंगे, लाइफ टाइम नहीं जा सकते वो। फिर उनके बच्चे जाएंगे। ये काम खत्म नहीं हो सकता, तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी। तो बुनियाद मजबूत होगी? बुनियाद मजबूत होती है कौमों से। कौम के जो लीडर हजरात होते हैं ना, वो बुनियाद को मजबूत करते हैं। उनकी अपनी बुनियादी इतनी खोखली है कि पाकिस्तान में तो उनकी बुनियाद है ही कोई नहीं। पाकिस्तान में तो उनका कब्रिस्तान है, वो तो सिर्फ मरते हैं, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आती है, बाकी उनके बच्चों की नेशनलिटियाँ, उनके बिजनेस, उनके जितना रेवेन्यू है वो सारा बाहर है। यहाँ से तो वो एक बिजनेस प्लेस है, कमाते हैं, सारा बाहर ट्रांसफर कर देते हैं, टेंडर भरते हैं, अपनी गवर्नमेंट लेते हैं, 4 साल पूरे मुल्क को निचोड़ते हैं, लूटते हैं, फिर वो जाके दूसरे ये जो इतना बड़ा माफिया है, इसको लगाम क्यों नहीं दी जाती? क्या वजह है? देखिए, भुट्टो साहब आए, ठीक है, जिया साहब ने उनको फांसी दे दिया। नवाज शरीफ 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने, चारों बार एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो उनको उतार दिया गया। उनके जो पीपल्स पार्टी है साहब हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, ये चारों पार्टियां कहती हैं हम मुहिबे वतन हैं, हम मुहिबे वतन कहें और हम इस कौम के लिए कुछ करेंगे और करके जाएंगे, हमेशा वादा करते हैं। तो ये चारों अगर इतनी गैरतमंद पार्टियां हैं, इतनी ये गैरतमंद लोग हैं, गियोर लोग हैं, तो ये चारों मिलकर पाकिस्तान का सारा कर्जा खुद उतार के पाकिस्तान को स्टेबल क्यों नहीं कर लेते? मुझे ये बताइए। ये तो बहुत मुश्किल एक बंदा बहुत मुश्किल है, सरदारी कर सकता है, अगर करना चाहे तो। एक बंदा चाहे तो वो कर्जा एक बंदा उतार सकता है। पार्टी तो बहुत बड़ी बात है ना, एक बंदा कर्जा उतार सकता है, लेकिन ये इंसानों की शक्ल में पाकिस्तान को भेड़िए चिपटे हुए हैं, जो हमें नोच नोच के हमारा खून निचोड़े, वेलने से निकाल रहे हैं, गन्ने के जो रो वाला वेलना नहीं होता उसमें से निकाल रहे हैं आवाम को, और निचोड़ जोड़ के अपने बाहर जाके असासे बना रहे हैं ये लोग। इसलिए हम लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं। कश्ती के जरिए चले जाओ, डंकी लगा के चले जाओ, पैदल चले जाओ। लोग किस ममालिक का रुख करते हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर हजरात लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम, वो बहुत मुश्किल होना, ठीक वो ठीक नहीं होना। आप वाली बात, अगर वो बहुत मुश्किल है, वो ठीक नहीं होता भाई, करप्शन भी ठीक नहीं होगी। अब करप्शन इतना बड़ा जन्म लेगी, ट्रैवल एजेंट सारे बर्बाद हो गए, उनके जो याटा के लाइसेंस है वो सारे रुके, उनको टिकट नहीं बननी, क्योंकि उन्होंने 200 बंदे की टिकट बनाई थी उम्र की, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई हैं। अब वो नई टिकट कहाँ से बनाएंगे? 10,000 रुपया 5,000 रुपया कमाई है टिकट के पीछे। एक एजेंट को उम्र का वीज़ा दे के टिकट दे के 5 से 10 हज़ार मैक्सिमम कमाई होती है। अब मुझे बताएं, 5-10 हज़ार में 4 बंदे इन्वॉल्व हैं जिनका आपस में उन्होंने बांटना होता है। हाँ। वो बंदे अगर 2 करोड़ की टिकटें ज़ाया करके बैठ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मुझे सिर्फ ये बता दें आप, वो कहाँ से उनको भेजेंगे? उम्रे वालों को, हाजियों को कहाँ से भेजेंगे उम्रे के ऊपर?
ये सारी करप्शन आएगी, उनके गोलियां भी चलेंगी, बंदे मरेंगे भी। अभी गुजरांवाला में देखे कितना बड़ा एहतजाज किया इन्होंने। हमारे काफी लोग भी थे जो हादसा हुआ इसमें, काफी लोग भी नहीं थे वो उसी पट्टी के लोग थे। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, डींगा, ये सारे उसी तरफ के लोग हैं हफ्ताबाद के। बाकी लाहौर का कोई बंदा भी नहीं जाता, ना कराची का था ना लाहौर का था। मिनाज साहब, ये कश्ती के जरिए किस ममालिक में जाते हैं, कौन सा मुल्क जो जाते हैं उनके लिए बेस्ट हो? देखिए बेस्ट वाली बात नहीं है, कोई भी उनको मुल्क मिलना चाहिए। देखिए जो वहाँ से मराकश से जाती हैं या मुल्तानिया से जाती हैं, वो जाते हैं सारे स्पेन, उसके नियर अबाउट स्पेन ही है। जो इधर से जाती हैं लीबिया से, कुछ जाती हैं कश्तियाँ यूनान जाती हैं, कुछ जाती हैं यहाँ पे इटली, ठीक है ना। अब इटली का भी काम चल रहा है, यूनान का भी काम चल रहा है, मुल्तानिया से भी लोग चल रहे हैं। तो जब इनके अपने वहाँ पे सेल बने होंगे, बॉर्डरों के ऊपर, 0 पॉइंट के ऊपर इनकी अपनी टीमें बैठी होंगी, तो कौन एजेंट वहाँ पे काम करेगा? कोई नहीं करेगा। बस ये है बात, बुनियादी बात ये है कि ये अपनी टीमें तश्कील दें, बजाय इसके कि अपने एयरपोर्टों पे जो लीगल लोग जाने वाले उनको भी बर्बाद कर रहे हैं और पाकिस्तान का रेवेन्यू सारा खाना खराब कर रहे हैं। देखिए एक बंदा है, उसका विजिट वीज़ा है, वो खेपिए का काम करता है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, वो खेपिए का काम करता है, डेली वो जाता है दुबई, वो डेली जाता है थाईलैंड से पान लेके आता है, सुपारी लेके आता है, ठीक है, आगे यहाँ पे बेचता है। क्योंकि पान के पत्ते की लिमिट होती है ना, उसकी एक्सपायरी होती है 2 से 3 दिन 4 दिन, वो डेली उन्होंने लेके आनी है, लेके जानी है उन्होंने, ठीक है ना। यहाँ से सामान ले जाते हैं वहाँ। अब उन बंदों को भी नहीं जाने दिया जा रहा। वो अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे, मुझे बताएं? बर्बादी तो हो गई, करप्शन तो फैलेगी ना फिर। ऐसे ही इस करप्शन को रोकने के लिए इनके अपने वहाँ पे जो बॉर्डर हैं, कश्ती उल्टी वो है, दूसरे मुल्कों में इन्होंने एंट्री बंद कर दी है। भाई अफ्रीका को बंद करो ना, जहाँ पे काम हो रहा है उसको कंट्रोल करो। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई, ठीक है, और मेरे ख्याल 5 बंदों की कमेटी है और बाहर के मुल्क चली भी गई है इसके ऊपर काम करने के लिए। क्या ये कमेटी कामयाब हो पाएगी, इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे रोकथाम के लिए? खाली एक कमेटी बनाई है जो मुल्तानिया गई है, मुल्तानिया को तो खाली काम नहीं, और सेनेगल से भी काम हो रहा है, लीबिया से काम हो रहा है, सूडान से भी काम हो रहा है, मराकश से भी काम। मराकश का 1 घंटे में वीज़ा मिल रहा है। क्यों दे रहे हैं वीज़ा बंद कर दें, वो ना दें वीज़ा। फिर वो कौन सी टूरिस्ट प्लेस है? सेनेगल कौन सी टूरिस्ट प्लेस है? या वो जो मुल्तानिया, ये कौन सी टूरिस्ट प्लेस है? अब टूरिस्ट थाईलैंड है, दुबई है, मलेशिया, सिंगापुर है, उधर भी नहीं बंदे जाने दे रहे। जो बिजनेसमैन है, जो रोजाना आने जाने, बिजनेस तो रुक गया, टूरिज्म भी बर्बाद। ये जो कमेटी गई है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका क्या तज्जिया कहता है? देखिए कमेटी का रिजल्ट तो उनकी जो फिजिबिलिटी वो बना के लाएंगे। चाहिए तो ये था ना कि वहाँ पे बैठ के जो एजेंट हजरात काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको वहाँ पे जाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गवर्नमेंट से मिलके वहाँ पे जाके जितना चैनल था उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर पकड़ा जाता है तो उसको वहीं पे पकड़ के उसको 10 साल सजा दो। तो 2-3 बंदों को सजा देने की देर है, कोई बंदा नजर ही नहीं आएगा आपको। जब यहाँ से लोग जाते हैं, एक कश्ती में कितने लोग सवार होते हैं? कश्ती में तो भाईजान 200-300 बंदा होता है। बड़ी कश्ती हो कि छोटी? नहीं, वो डिस्पोजेबल कश्ती होती है, वो ये कैसे? खुद ही इन्होंने बनाई होती है, इंजन लगाया होता है, वो कश्ती उन्होंने डिजॉल्व करनी होती है जाके वहाँ पे। कश्ती छोड़ देते हैं और आप खुद उतर जाते हैं, ठीक है। कश्ती डिस्पोजेबल तैयार होती है, इंजन लगाए होते हैं उसके ऊपर, वो इंजनों की शक्ल में वो आगे लेके जाती है। नहीं, आगे कोई गाइड करने वाला भी तो होगा ना, कोई कहाँ से जा रहे हैं? ना पैसेंजर ही गाइड होते हैं, गूगल मैप होता है, गूगल मैप के जरिए जा रहे हैं वो। नहीं, समंदर में देखे ना, नेटवर्क का इशू भी तो आ सकता है, वो गूगल मैप भी उन्होंने जाना है। और उसके अलावा उनके पास कोई वे नहीं होता, कोई रूट नहीं होता, कोई सेटेलाइट नहीं उनको ऐसी होती है जो डायरेक्शन उनका मोबाइल उनको दे रहा होता है कि हमने इस रूट पे जाना है और इसी तरह हमने जाना है, सीधे जाना है। वो तो जब रेस्क्यू आके उनको बचाती है तो कुछ लोग बच जाते हैं, वरना तो कोई भी ना बचे। अब ये जो मुल्तानिया वाली कश्ती डूबी है, उसको मछेरे आए हुए थे पकड़ने के लिए, वो एक बंदे ने वहाँ से वो चलाया, वहाँ से फायर किया ऊपर, वो जो शुलिया होती है ना, रेस्क्यू फायर जो होता है, वो उसने चलाया है। तो वो पता चला कि यार यहाँ पे कुछ है, वो आए हैं मछेरे, उन्होंने कहा यहाँ पे तो बंदों को मारा जा रहा है। वो उन्होंने आगे कश्ती को बचाया, बंदों को जिन्होंने छलांगे लगा के भी जान बचाई ना, उनको फिर निकाला। वो कुछ चंद लोग बचे जिन्होंने आके इंटरव्यू दिया है। नहीं, वो भी बस अल्लाह ताला की तरफ से बच गए हैं। जो तैरने वाले लोग हैं वो भी बड़ा मुश्किल से बचते हैं, समंदर है, किनारा कोई भी नहीं है उसका। बात ये है कि जो मर गए उनका क्या करें? उनकी माओ से पूछे जाके, उनकी बहनों से पूछे, उनके भाइयों से पूछे, उनके बाप से पूछे जिन्होंने खुद अपने बच्चे की मौत खरीद के एजेंट को दी है। क्यों बेचती हैं उधर बच्चों को? कोई एजेंट इनके घर तो नहीं जाता ना, ये खुद बच्चों को आप भेजते हैं, हमारे बच्चों को आप इस रास्ते से भेजें। आगे 5 गए होते हैं इनके, वो कह रहे हैं यही रास्ता ठीक है, ऐसे रास्ते तो बच्चे साढ़े ले जा फड़ पैसे। मैं इस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि कश्ती चलाने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ जो पैसेंजर होते हैं उसको गाइड किया जाता है, भाई आपने ये मैप है, आपने जाना है इस रास्ते पे, वो भी नया होता है, उसी को ट्रेंड किया जाता है, उसी को ट्रेंड किया जाता है, उसी को ट्रेंड।
मुझे देना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये जितना भी ये कश्ती का काम करने वाले लोग हैं मुझे ये एग्रीमेंट दें। मैं इनको बताता हूँ, मैं डिज़ाइन करके देता हूँ कि एक भी बंदा अगर कश्ती से चला जाए तो मुझे ना सरेआम फांसी दे दी जाए। इनके पास स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, ये रोकते नहीं इस बात को। जो पैदल का जो सफ़र होता है वो कितने दिन का होता है वैसे, कहाँ से शुरू होता है? पैदल का सफ़र नहीं होता कश्ती में, पैदल का सफ़र नहीं, कश्ती की बात नहीं कर रहा। जैसे कि मैं अभी यहाँ से गया, क्वेटा गया, पहाड़ों में चलना पड़ता है, फिर जाके आगे क्रॉस करनी पड़ती है। क्वेटे से पहाड़ों में नहीं चलना पड़ता, क्वेटे से तो आपने बॉर्डर क्रॉस करना है ना ईरान का। ईरान से बॉर्डर क्रॉस करके बाद बस पे बैठना सीधे आपने। नहीं, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तो आपको पता है बड़ी मुश्किलात होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें लगी होती हैं, कैमरास लगे होते हैं, सिक्योरिटी होती है। बाइक के ऊपर पीछे से जाके बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं वो। इनके पास बड़े रास्ते हैं सर जी, जिसने डगी लगानी उसके पास बेशुमार रास्ते हैं, 4-4 घंटे पैदल चलाते हैं साइडों से। तो फिर ऐसे वादे किए जाते हैं कि जी हमारे सरहदें तो बड़ी मजबूत हैं, फिर तो दुश्मन भी आ सकता है सरहदें पार करके। एक आम आदमी जा रहा है क्रॉस करके, तो वो जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? रेगुलर आते हैं। जो ये आपका जर्दान जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तानी उधर जाते हैं, ईरानी इधर आते हैं, रोजाना आना जाना ट्रांजैक्शन उनकी, बिजनेस, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए उनको, गाड़ी जाती है। अमेरिका ने भी लोग निकाले हैं, काफ़ी लोग, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, सऊदी अरब के बाद अब अमेरिका ने भी फैसला किया है कि जितने पाकिस्तानी हैं और उनको पाकिस्तान भेजा जाए। इसके ऊपर बात करते हैं। ना सब क्या कहेंगे, सऊदी अरब के साथ अब अमेरिका का भी बयान आ गया जी, इनको भी बाहर निकालें पाकिस्तानी को, वहाँ पे यही काम शुरू हो जो पाकिस्तानी। देखिए नहीं, थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा इस बात पे। उन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का नहीं कहा। कई लाख पाकिस्तानी वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जॉबें कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को कहा बाहर निकालें जो लोग वहाँ पे भीख मांगते हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। ठीक है, उन लोगों का उन्होंने कहा सख्त इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उनके मुताबिक, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे हमें लीगल तरीके से भी वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा। वर्क परमिट लगे हुए हैं, यहाँ से एयरपोर्ट से नहीं उनको जाने दिया गया। 3 दिन पहले वर्क परमिट लगवाए हुए हमने, बंदों के प्रोटेक्टर हुए हैं, वर्क वीज़े हैं, उनको भी नहीं जाने दिया लाहौर एयरपोर्ट। अमेरिका में कितने लोग समझते हैं कि जो लीगल तौर पे ठीक हैं, वहाँ पे गए हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ हो? अमेरिका नंबर 1 मुल्क है सर, अमेरिका दी बेस्ट है। अमेरिका माई बाप है, समझ लें। अगर उसे कहा जाए ना माई बाप, तो वो भी लफ्ज़ उसके लिए बड़ा मुनासिब और कम है लफ्ज़। अमेरिका में देखें लोग जाते हैं ब्राज़ील से डंकी लगाते हैं, 20-25 दिन में बंदे जाते हैं मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से बंदे अमेरिका एंट्री लेते हैं, एंट्री लेके अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वो जो उसने दीवार बनाई, दीवार से भी वो क्रॉस करते हैं। क्रॉस करके उनकी चौकी बनी थी, चौकी में जाके बैठते हैं, हमने सरेंडर करना है, हम यहाँ पे आ गए, क्रॉस करके हैं। वो कहते ओके बैठो, उसको सिम देते हैं, कह रहे हैं अपने घर कॉल कर लो, बता दो कि हम यहाँ पे आ गए, सैलम अप्लाई करना है, ओके जी सैलम। उसका पासपोर्ट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री चेक करके उसको जो है ना, उसकी किसी भी जो उसका होता है ना वहाँ पे रिलेटिव होता है, उसको कॉल करते हैं, तुम्हारा ये बंदा यहाँ बैठा है, इसकी गारंटी दो। और उसकी कोई बस होती है, गाड़ी होती है, कोई ट्राला होता है, उसकी बुक लेके आता है, जैसे यहाँ पे हम चल के देते हैं, वो जनाब वहाँ पे आके उसकी जमानत देता है, वो उसको वहीं पर वर्क परमिट इशू कर देते हैं, वहीं पर उसको वर्क परमिट इशू कर देते हैं। अमेरिका तो दी बेस्ट है सर जी, अमेरिका तो क्या बात है। और वहीं पे वो लड़के गए हुए हैं, हमने मैक्सिको के डायरेक्ट वीज़े दुबई से लगवा के लड़के भेजे हैं। मैक्सिको लड़के काम गए हैं, उन्होंने 2-3 महीने गुजारे, बाद में अमेरिका जाके सरेंडर किया है। आज वो लड़के वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर बने हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र फर्ज करें कि आप लोग यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, लीगल तरीके के साथ सारा कुछ होता है, हमारा सिर्फ बायर का काम है। हाँ, भेजते हैं आप लोग जहाज़ के जरिए, जो भी है, वहाँ जाके आगे कोई 2 नंबरी हो जाती है, फिर आपके ऊपर केस नहीं। हमारा तो इसमें लेन देन कोई नहीं है ना, हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। हमने तो जितने काम करना है उतने हमने पैसे ले लिए। आगे जाके अगर वो अपनी गलत एक्टिविटीज में जाता है तो वो उसकी अपनी लाइबिलिटी है, वो पकड़ा जाता है। वो कोई गलत हरकत करता है, कोई डंकी लगाता है, तो हमने तो उसे डंकी नहीं। अगर नाम लिया जाता है कि जी फर्ज करें, जाहिर नाम तो मिनाज साहब ने मुझे भेजा है, पासपोर्ट भी है, सारा कुछ है, आपको कॉल आएगी, फिर हमें बताएं कि इसकी जी हम फिर बताते हैं कि हमने सर ये वीज़ा लगवा के दिया है, ये वीज़ा लगवाए, इतने पैसे लिए हैं, हमने लीगल वहाँ तक भेजा। आगे इसने अपनी मर्जी से किसी एजेंट के थ्रू गए से पूछने, इसलिए हमें को पैसे दिए हैं या हमने इससे को पैसे लिए हैं, तो ये फिर जाके हम देते हैं जवाब उनके सवालों का। ओरिजिनल वीज़ा लेना हो किसी भी मुल्क का, प्रोसेस क्या है इसका? उसका प्रोसेस तो सर जी उसका फाइल वर्क होता है कि आपका अपना यहाँ का बिजनेस शो करें, अपनी पूरी प्रोफाइल बताएं, वहाँ से एक स्पॉन्सर मंगवाएं, किसी भी कंपनी का मंगवा लें, बिजनेस स्पॉन्सर मंगवा लें, इवेंट का स्पॉन्सर बुक कर लें, ठीक है, होटल बुकिंग होती है, उसके मुताबिक आप वीज़ा जमा कराएं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए, हाई लेवल का या फिर बिजनेस किसी भी आपकी जो बेस ये भी चेक करते हैं ना कि यार इसके पास बैंक बैलेंस है नहीं है क्या, वो आपका डिपॉजिट चेक करती हैं। 2 मिलियन से प्लस डिपॉजिट है तो फिर वीज़ा मिलने। कितने मिलियन का? 2 मिलियन से 2 मिलियन का। अच्छा, उससे प्लस अगर है तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज वीज़ा नहीं देते। अगर 2 मिलियन नहीं है तो फिर नहीं, वीज़ा नहीं फिर देते, वो उनकी पॉलिसी है ना वो।
तो फिर बंदा पाकिस्तान में ही रहे फिर। अभी देखे ना, अमेरिका ने बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है। हाँ। पाकिस्तान के लिए कौन सी पॉलिसी निकाली? पाकिस्तान के लिए उन्होंने वीज़े ओपन किए हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो अमेरिका बंदे निकाल रहा है। हाँ। अमेरिका वही इनलीगल बंदों को निकाल रहा है। जो भीख वगैरह मांग रहे हैं उनको निकाल रहा है। वहाँ पे अमेरिका में क्या भीख मांगनी, अमेरिका में कमाई इतनी है, अमेरिका में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, हमारे पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, जैसे सऊदी अरब में काम किया पाकिस्तानी गल्फ में जाके भीख मांगती है, वहाँ पे भिखारी कैसे चला जाएगा? वहाँ पे तो जाने का रेट भी करोड़ों करोड़ रुपये रेट है। ये आसान वे ढूंढती हैं जो हमारे भिखारी हजरात हैं। अच्छा, अब जो नए वीज़ों का जो इन्होंने किया है, प्रोसेस किया है, इसका क्या प्रोसेस ये है? पाकिस्तान को वीज़े दे रहे हैं। अब ये कनाडा ने बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है, वर्क परमिट दे रहे हैं 5 साल का बंदे को, $24 पर आवर सैलरी है। बड़ी अच्छी पॉलिसी पाकिस्तानी के लिए निकाली उन्होंने। अप्लाई कर रहे हैं हम, उनका भी काम हम अप्लाई कर रहे हैं, जा रहे हैं बंदे इंशाल्लाह, अप्लाई किए हैं, वीज़े लगेंगे। कितने का वीज़ा लगता है वैसे? तो क्या हम जो ले रहे हैं, हम तो बहुत कम पैसे ले रहे हैं सर। कितने का? हम तो कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं बस अपनी। 15 लाख 20 लाख? नहीं, हम ले रहे हैं सिर्फ 2 लाख रुपये कंसल्टेंसी चार्जेस। ठीक है, उसके प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस करने का। उसका स्टडी वीज़ा होगा या फिर? नहीं, स्टडी नहीं, वर्क वीज़ा होगा। वर्क वीज़ा होगा। उसमें भी उनकी जो पॉलिसी है उसमें 2 मिलियन प्लस उसका डिपॉजिट पड़ा होगा, तब उसे वीज़ा मिलेगा, वर्क वीज़ा, वरना नहीं मिलेगा। वरना नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं? यूरोप में जाना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग तो अमेरिका ही जाना चाहते हैं, नंबर 1 कंट्री जो है दुनिया की। नहीं, जिसकी अब ताकत नहीं है बेचारे, कि आपने कहा ना कि 2 मिलियन है वो जा सकते हैं, पैसा नहीं है जिसके पास, कम पैसे, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है सऊदी का रुख करता है या फिर कहीं पे। ज़्यादा लोग तो यूरोप ही जाते हैं ना, क्योंकि यूरोप में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं ना। वो जिस वे से भी जाए उन्होंने यूरोप ही जाना है। उन्होंने कहना जी हमें ईरान से भेज दो, हमें सेनेगाल से भेज दो, हमें मराकश से भेज दो, हमें मुल्तानिया से भेज दो, लीबिया से, हमें जाना यूरोप ही है। नहीं, आप सर यूरोप का जिक्र कर रहे हैं, शायद आप में ख्याल चक्कर लगा होगा यूरोप का। मैं आता जाता रहता हूं। हाँ, तो यूरोप की क्या सूरत हाल है? आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी कहता है जी यूरोप जाना है, चाहे वो मैं मर भी जाऊं, मेरी लाज है, यूरोप जाना है मैंने। क्यों? उसकी वजह ये, उसकी वजह क्या है, क्यों लोग रुख करते हैं? उसकी वजह ये कि हम जो है ना, हम जानवर सिर्फ लोग हैं, ठीक है, और वो इंसान है। हमारा उनका ये इतना बड़ा फर्क है कि हमारा जो कंपेयर किया जाए तो हम जानवर सिर्फ हैं, अगर उनको देखें तो इंसानियत उन्हीं से लोगों से शुरू होकर उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे कि लाइफ को जो है ना पुरसुकून वहाँ पे गुजारा जाए, और अब बाकी जो पीछे बका हमारी बची है ना, उनको सर्वाइव हम कर सके वहाँ बैठ के। यानी कि एक मंथ में आदमी कितना कमा सकता है वहाँ? एक मंथ में लड़के मैंने भेजे थे, पहले तो उनकी लगी 800 यूरो तनख्वाह लगी। अब वही लड़के जो है ना 2500 यूरो 3000 यूरो महीने का कमा रहे हैं। कितना बनता है पाकिस्तानी? राउंड अबाउट 9 से 9.5 लाख रुपये महीना बनता है। तो थोड़ी सैलरी नहीं है सर, किसी घर में 8-9, अगर वो बीच में से 1 लाख 2 लाख खा भी जाता है तो 8 लाख 7 लाख भेज रहा है घर पे वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर का किचन 7 लाख से रुक जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल सकेगा, कोई इशू नहीं। लोग वहाँ पे जाके सर्वाइव कर लेते हैं सर। जो लोग 2 नंबरी से जाते हैं फिर वापसी भी तो आना होता है उन्होंने? नहीं, फिर वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवा के आते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो तो फिर इमिग्रेशन असाइलम अप्लाई करते हैं ना, अपना केस लगाते हैं वो। कुछ लोग पेपर मैरिज कर लेती हैं, कुछ लोग लॉयर कर लेते हैं, लॉयर के थ्रू अपना केस अप्लाई करके वर्क परमिट ले लेते हैं, पैसे देते हैं जो उनके चार्जेस होते हैं, बताते हैं कि हम इस इनलीगल वे से आए लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात नहीं थे आने का, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने ये रास्ता अडॉप्ट किया। उनको वो लोग इंसान है सर जी, वो भेड़िए नहीं है। देखें ना, अगर हमारे पास कोई आता है पाकिस्तान में 2 नंबरी के साथ, हम तो कहते हैं सीधा जेल में जाएं भाई आप, ठीक है, एक्शन लिया जाता है, तो वहाँ पे इतनी आज़ादी है वहाँ पे। वो बिल्कुल आज़ादी है। मैंने बताया वो इंसान है, हम जानवर हैं। ये इससे बड़ा लफ्ज़ क्या होगा मुझे बताएं, कोई है इससे बड़ा लफ्ज़? नहीं। तो आप खुद एंकर हैं, आप पूरी दुनिया को सर्च करते हैं, पाकिस्तान को आप डील कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग आपकी बड़ी अच्छी है लोगों के साथ, आपको हालात नहीं पता पाकिस्तान के क्या हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो कहता है कि अब मैशत बेहतरी आ चुकी है। अभी वीज़े ओपन होंगे तो सबसे पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे कि मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाऊँ पाकिस्तान से। तो काफ़ी लोग अभी सोच रहे हैं, भले आप यहाँ पे 3 लाख 4 लाख सैलरी ले रहे हो, लेकिन आपने सबसे पहले या सबसे पहले मिनाज भाई मेरा वीज़ा लगवाए, मैं तो जाऊँ ना पाकिस्तान से। क्यों जाते हैं फिर आप लोग, अगर इतना ही अच्छा है तो? ये सिर्फ हमारा सिस्टम जो है ना वो गलत है। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है, खुदा की कसम। मैं 110 कंट्री घुमा हूँ, मुझे पाकिस्तान से अच्छी कंट्री लगी कोई नहीं है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि हम यहाँ पे बादशाह हैं भाई, हम अपनी कंट्री के बादशाह हैं, हमारी सल्तनत के मालिक हैं हम। बाहर आपने काम करना है तो पैसा मिलना है, यहाँ पे तो आप 2-2 बजे सोए उठते हो। ऐसा ही है, तो ये फैसिलिटी यहाँ वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, यानी कि कानून है। लेकिन ये हमारे जो ऊपर वाले सिस्टम वाले लोग हैं ना, अगर वो लोग इंसान होना कभी, या ये पाकिस्तान को दे दें ठेके पे चाइना को, मैंने 2 बार पहले भी कहा है, अगर पाकिस्तान को चाइना को दे देना ठेके पे, तो खुदा की कसम पाकिस्तान जो ना अपनी सीमत पे आ जाए। लेकिन इनकी अपने मफादात ख़त्म होते हैं, इनकी अपनी दिहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं,
ये कहाँ से फिर निकालेंगे ये पैसा इतना, अगर चाइना को दे दिया तो? नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मुआहदे हो रहे हैं हमारे, वो मुआहदे कर रहे हैं ना, सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तो जो मैशत है उसमें बेहतरी आएगी। सरमायाकारी में ये कितने करोड़ों डॉलर ले रहे हैं, वो भी तो आप उसकी भी फिजिबिलिटी चेक करें ना, इसकी स्पेसिफिकेशन में जाए ना आप कि कितने करोड़ों डॉलर रिसीव कर रहे हैं ये मुआहदे करने पे, उनको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, यहाँ पे ये यूनिट लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, तो वो सिर्फ इसी शक्ल में दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें कितना बीच में से दो, हमारा कितना। आप देखें ना, आपका जो बिजनेस है, ठीक है, इंडस्ट्री है बिजनेस की, वो सारी बाहर शिफ्ट हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सोर्सेस नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सारे जितने भी बिजनेसमैन बड़े हैं वो सारे बाहर शिफ्ट हो गए हैं। ये सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन वो हमें वो उसको वसाइल ही नहीं, हमारे पास मसाइल ही इतने हैं कि वो अब उनके वसाइल उसमें दब जाते हैं जाके, वसाइल कम हो जाते हैं, मसाइल इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि बंदा उन मसाइलों में दबा हुआ ना, मूव करके कहीं और जाके, कोई ईरान में जाके बैठा हुआ है, कोई बांग्लादेश में जाके बैठा हुआ है, कोई किसी ने जाके इंडस्ट्री लगाई हुई है गारमेंट्स की, उधर जाके। अब देखें ना, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं डिग्रियां हासिल करके आते हैं, वो कहते हैं क्या करें यार, इतनी की डिग्री हासिल हुई है, अब मेहनत की है, अब 25,000 जाके जॉब उसको मिलती है, 25-30,000 जाके, वो कहते हैं मैं तो बाहर जाना है, बाहर जाना है, पाकिस्तान में रुकने ही नहीं है मैंने, बस वजह यही है, यही बात है। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में तो बेहतरी आ चुकी है और जो महंगाई है उसका पैराग्राफ नीचे आ चुका है, 81% जो महंगाई है वो नीचे आ चुकी है। ये हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, सब कहानी है ना। और मरीम नवाज साहिबा कहती है कि 71% जो है ना महंगाई वो भी नीचे आ चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 81% जो महंगाई है वो नीचे आ चुकी है। मरीम नवाज भी कहते हैं 71% जो महंगाई है वो नीचे आ चुकी है। अगर महंगाई नीचे आ चुकी है मिनाज साहब, तो लोग फिर बाहर क्यों जाते हैं, फिर पाकिस्तान में रहें, अच्छा है, हमारा अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है। आप ना इस प्रोग्राम के बाद बाहर निकलिएगा तो अपने घर के लिए सिर्फ सब्जी खरीदिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि महंगाई नीचे आई है या महंगाई ने जंप कर लिया है। आप सब्जी नहीं अफोर्ड कर सकते अपने घर के लिए एक दिन की, जितनी महंगाई यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त हुई है, तो आप आम गरीब आदमी कहाँ से ज़िंदगी गुजारेगा। मैं पिछले प्रोग्राम में भी यही कह चुका हूँ, एक गरीब आदमी के 5 बच्चे हैं, बीवी है, वो खुद है, ठीक है, 30,000 रुपये उसको आप सैलरी दे रहे हैं, सुबह का नाश्ते का उसका 1,000 रुपये का खर्चा है, बाकी सारा दिन पड़ा है जिसमें उन्होंने बच्चों ने खाना खाना है, बच्चों की फीसें जानी है, उसने घर का किराया देना है, वो करप्शन ही होगी तो सर और क्या होगा, मुझे ये बताएं। करप्शन तो रोक नहीं सकती, करप्शन तभी रुकेगी जब हमारी गवर्नमेंट हमको फैसिलिटेट करेगी। हमारी बिजली जो बिल्कुल नीचे लेके है उसके यूनिट, ठीक है, गैस को फ्री करे, गैस हमारी अपनी बात नहीं आती ना, गैस को फ्री करे, हमारे लिए बिल्कुल सस्ता कर दे, माइनर सा कर दे, ठीक है, पेट्रोल की फ्यूल की कीमत जो है ना वो कम करे, तो ऑटोमेटिकली आपके हालात जो है वो सर्वाइवल की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये करेंगे किस दौरे हुकूमत में ये वीज़ा अप्लाई करना आसान था, लोग बासानी बाहर जाते थे और इज्जत भी थी हमारी पासपोर्ट की, किसकी गवर्नमेंट? देखिए उस वक्त गवर्नमेंट थी हमारी, जो पहला टेनोर आया था ना इसका मियां नवाज शरीफ का, उस वक्त कोरिया बंदे भेजे थे हमने, ठीक है, कोरिया का रेट था भाईजान 1,54,000 रुपये, यानी कि सस्ता रेट था, 1,54,000 रुपये मैंने बंदे भेजे, हम लेते थे 2.5 लाख रुपया, ठीक है, नेशनल बैंक की फीस थी, वहाँ फीस जमा होती थी, हम कोरिया की क्लासेस देते थे उनको लैंग्वेज की, बंदों को बाहर भेजते थे, उसमें से हमें 50,000 लाख रुपया बचता था एक बंदे के पीछे, बहुत बड़ी रकम थी वो बचती थी। वो दौर था, उस वक्त लोग बड़े गए हैं बाहर, मियां नवाज शरीफ का जो उससे पहले तो सिर्फ सवाए भुट्टो साहब के अलावा किसी ने इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया। ये उसके बाद जो गवर्नमेंट और आई, फिर अगर कोई गवर्नमेंट आई थी तो उसको उन्होंने रहने नहीं दिया, वो अब नाम लूंगा तो आपने वो चलाना नहीं है, वो थे नहीं बानी पीटीआई, हाँ पीटीआई की गवर्नमेंट, बानी पीटीआई अब मुल्क को एक तरफ ला रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे हमारे वीज़े ऑन अराइवल करें, हमारे जो है ना पॉपुलेशन जो है ना ऑन अराइवल जाए वहाँ पे जाके वर्क परमिट ले अपना काम करे, वो उसके बेचारे को बीच में रखे 3 साल, उसको कोरोना ने घुमाए रखा, कोरोना ने साथ नहीं आती, जब वो थोड़ा सा मुल्क को सीधा करने लगा तो उसको उठा के जेल में फेंक दिया। देखें ना, मुखालिफिन तो उसके ये भी तो कहते हैं ना कि जो बाहर के हमारे ताल्लुकात अच्छे थे इन्होंने ख़राब किए हैं। अच्छे क्या थे, किसके साथ अच्छे थे? सबके साथ अच्छे थे, किसी के साथ भी अच्छे अब इन्होंने जब बयानबाजी की, सारा कुछ किया तो सारा कुछ खराब हो गया। अब वीज़ा भी नहीं मिलता, कुछ मिलते ही नहीं है बाहर जाने के लिए, कोई आज निकाल दे सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी ट्रंप आ गया ना तो ट्रंप ने डंडा दे के निकलवाना है, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आप। ट्रंप का क्या लिंक है? ट्रंप का बानी पीटीआई से जो लिंक है, ट्रंप का पर्सनल उसका एक रिलेशनशिप है, और ट्रंप को पता है कि ये बंदा जो है ना ये एक लीडर, जेन्युइन लीडर आदमी है, इसको हमने साथ लेके चलना है, और ट्रंप को वो भी लाइक करता है, ट्रंप उसको लाइक करता है। ये कंट्रियां हुकूमतें आपस में मिलेंगी तो हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी सर।
इस वक्त समझते हैं कि ट्रंप के आने से वीज़ा अप्लाई में फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी जो और लोग मैंने जाना बताया चाह कि रहे हैं। उन्होंने पॉलिसी हाँ, लूज की है अभी। ठीक है। अभी पाकिस्तान के लिए पॉलिसी उन्होंने लूज की है। कनाडा ने हमारे लिए वर्क परमिट निकाले हैं। 5 लाख बंदा कनाडा ने इंडिकेट किया है कि आप लोग हमारा मुल्क छोड़ दें जो ओवर स्टे हुए वहाँ पे, हाँ। नए लोगों को आने का मौका मिले। तो नेपाल के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश, उन्होंने कोटे निकाले हैं, हमारे लिए वर्क परमिट निकाला है, हम अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट। नेपाल में मैंने सुना है कि गुर्बत है, नेपाल पाकिस्तान में जैसे हालात हैं वहाँ पे भी ऐसे ही सेम हालात ऐसे ही है। नहीं, नेपाल तो छोटा सा एक खिता है, नेपाल को मुल्क तो नहीं है ना। ठीक है। नेपाल में सारा कई बार घुमा हूँ। नेपाल एक्चुअली इंडिया का एक हिस्सा है। ठीक है। नेपाल बेसिकली इंडिया का हिस्सा है। इंडिया की ही वहाँ पे गवर्नमेंट है, इंडिया की मर्जी से वो चलता है। इंडिया उसको सिर्फ 6 घंटे बिजली देती है बस, सिर्फ 6 घंटे। आबादी कितनी है उसकी? आबादी उसकी होगी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 करोड़ की आबादी होगी नेपाल। अच्छा, इससे इतनी ज़्यादा आबादी है। हाँ, तो उसको सिर्फ 6 घंटे वो बिजली देता है। जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया में 1 लाख की बिक रही है, नेपाल में वही सुजुकी मोटरसाइकिल 6 लाख रुपए की है। उसकी वजह वो उनको दबा के इतना रखा हुआ कि ये हमारी अलावा सांस ही ना ये लें, बिजली वो दे रहा है, उसकी इकॉनमी वो चला रहा है, उसकी हर चीज़ वो कर रहा है। तो 6 घंटे जब बिजली देते हैं तो 6 घंटे में तो कुछ नहीं होता, आपको बस पता है, वो 6 घंटे गुजरते पता नहीं चलता। वो भी इंडिया देता है, उसके पास अपना है ही नहीं अफोर्डेबिलिटी के, वो खुद अपनी बिजली बना के तो बिजली ले सके। तो फिर नेपाल का क्यों लेकिन लोग है रुख बड़ा करते हैं? खूबसूरत, फिर काठमांडू खूबसूरत है, खूबसूरती के लिहाज से यानी कि ब्यूटीफुल है। जैसे हमारे देखा जाए नारायण का ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, एक्चुअली वो टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, फिर तो वहाँ का बिजनेस अच्छा होगा। बिजनेस बहुत अच्छा है वहाँ पे। वहाँ पे इंटीक्स बिकती हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट लोग बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनका इसी के ऊपर उनका सर्वाइवल है सारा, नेपालियों का। अच्छा, मेरे मामू वहाँ पे रहते हैं, मैंने उससे इन्फॉर्मेशन ली कि वहाँ पे अगर जाना हो, सऊदी अरब जाना हो या अमेरिका जाना हो, वो कहते हैं बड़ा मुश्किल है काम यहाँ पे करना। ठीक है, पाकिस्तानी को वहाँ पे रहने नहीं देते जब तक आपके को पीछे कोई हाथ रखने वाला कोई ना हो, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। कहाँ पे? ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये ठीक है बात? ऐसी बात नहीं। अमेरिका में किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं है आपको। अमेरिका में किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनकी डिस इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, उन्होंने कहा था यार ये आ ही ना जाए कहीं, मुझे ना संभालना पड़ जाए, यही बात है। मैंने लाखों लोगों को अमेरिका भेजा हुआ है, किसी का एक जानने वाला भी नहीं था वहाँ पे। आज उन्होंने, किसी ने डिफेंस में 2 घर बनाए हुए हैं, किसी ने बैरियर टाउन में 4 घर बनाए हुए हैं, तो वो अकेले गए थे, अल्लाह की आस पे गए थे। तो अमेरिका जो है, अमेरिका माई बाप है सर। ये जो वज़ीर आज़म ने अब कमेटी बनाई है, 5 रुकनी कमेटी बनी है और आला सतह की कमेटी है, उन्होंने कहा जी तहकीकात करके ही वापस है कि मसला बना गया है। जब तहकीकात करके वापस ही आना है, सब कुछ पहले ही पता है, सारा तो झूठा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? फिर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ टाइटल दे रहा है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट बीच में रहे, और कुछ भी नहीं। इसको सारा पता है। ये रोक सकते नहीं बंदों को, किसी सूरत में नहीं ये बंदों को रोक सकते। सर ये रोकेंगे तो अभी ये देखना, ये फ्राइडे रुकी हैं तो सारी दुनिया बाहर आ गई है। ये ट्रैवल एजेंट टोटल के टोटल तबाह हो रहे हैं। अगर एक हफ्ता और इन्होंने बंदे यहाँ से आगे ट्रांजिट में निकालने ना शुरू किया, ट्रांजैक्शन ना शुरू की, तो ये टोटल सारा आपका जो ये सिस्टम है ना एयरलाइन का, वो सारा तबाह हो जाएगा पाकिस्तान के। आपके पीआईयू देख लें क्या हालात हुए हैं उसके। तो बाकी भी ट्रैवल एजेंट भी याटा सारे डिफॉल्ट कर जाएंगे बंदे, कोई बंदे का किसी का काम ही नहीं होगा। फिर टिकट सस्ती किसकी है वैसे, सऊदी अरब जाने के लिए या फिर अमेरिका जाने के लिए? सऊदी अरब की टिकट अपनी उसकी ठीक है, टिकट सस्ती। कितनी उसकी है? उसकी है तकरीबन 1,16,17,000 रुपये की टिकट। और दुबई की? दुबई को तो वीज़े नहीं मिल रहे। दुबई में हमें वैसे एक बात कर रहा हूँ, दुबई की मिल जाती है 70,000-80,000 में टिकट मिल जाती है। मेरे वहाँ पे एक दोस्त है, मैंने उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार आप मुझे भेजें कोई चीज़ वगैरह तो मैं भी आता हूँ आपके पास। वो कहते हैं यार टिकट 1.5 लाख की है, 1.5 सवा 2 1.5 लाख इतने की टिकट है। मैंने कल करवाई है, मेरा दोस्त आया हुआ था तो उसको कल भेजा मैंने करवा के टिकट। दुबई अच्छा मुल्क है अगर कोई जाना चाहे। दुबई है वर्ल्ड सेंटर पॉइंट है, पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है दुबई। बिजनेस पॉइंट के हवाले से, रहने के हवाले से, वर्ल्ड का मैंने कहा सेंटर पॉइंट है। जिस तरह हमारा सेंटर पॉइंट ये है ना पाकिस्तान का, मोटरवे जहाँ से स्टार्ट होता है चौकी तीमाना, बिल्कुल सेंटर में है ना, हर तरफ आप पाकिस्तान में जा सकते हो। इस तरह दुबई बिजनेस का सेंटर पॉइंट है। दुबई अगर बंदा जाता है तो किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करे? कोई भी लो लेवल का बात कर रहा, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा। देखिए लो लेवल पे आप कोई ढाबा बना लें छोटा सा, वो ढाबे में ही आपको अच्छी बड़ी इनकम मिल जाएगी। लॉन्ड्री बना लें, लॉन्ड्री नहीं आपको पूरी होगी वहाँ पे। सर वहाँ पे इतनी आवाम काम करने वाली, इतने लोग हैं वहाँ पे, कोई भी काम करने चल जाता है वहाँ पे। अक्सरियत ज़्यादा हाँ किसकी है वहाँ, किस ममालिक की? पाकिस्तान या इंडिया? नहीं पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी तो खुद बेचारे छुप के वहाँ पे काम करते हैं, अपने आप को इंडियन कह के काम करते हैं। क्योंकि शक्लें मिलती भी तो है ना इंडिया। शक्लें नहीं मिलती, पाकिस्तानी बदनाम ही इतने हैं ना वहाँ पे।
हमारी कोई प्रोडक्ट हम अपने नाम से वहाँ बेच नहीं सकते, कोई प्रोडक्ट हम अपने नाम से नहीं बेच सकते। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तानी बैठा हुआ है तो दुकान का नाम पाकिस्तानी या ब्रांड इस तरह का नाम नहीं लिख उसने सकते। इंडिया के नाम से रखा हुआ, अपना नाम भी उसने इंडिया शो किया हुआ कि मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। कई बार इत्तेफाक हुआ है। उनको कहते हैं हम, यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, कह रहा है कोई लेता ही नहीं हमसे, फिर चीज़ें हमारी सेल ही नहीं होती। इतने बदनाम है हमारे, इतने बदनाम है। तो आपकी प्रोडक्ट जितनी जाती है पाकिस्तान से, चावल आपका जाता है, मैंगो आपका जाता है, सब्जियां आपकी जाती हैं, वो मेड इन इंडिया के नाम से बिकती हैं वहाँ पे, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम कहते हैं जी मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान होना हमारी मैशत अच्छी है, ब्रांड अच्छा है हमारा पाकिस्तान का, तो फिर भी हम देखें कहाँ पे खड़े हुए हैं। आप अपना नमक नहीं अपने नाम से बेच सकते, जिसकी जो आपसे ही शुरू होकर आप पे खत्म होता है नमक, आप अपना नमक अपने नाम से नहीं बेच सकते। वो भी इंडिया बेच रहा है आपका नमक, सारा नमक आपका इंडिया बेच रहा है वहाँ पे। तो फिर फायदा क्या हुआ? बदनामी फायदा है। हमारे ये जो बदनामी है ना फिर हमारे तो। लीडर हजरात हैं, इनका खाना खराब हुआ है ना, ये हमें लेके बैठे हुए, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है सारे मुल्क का। एक बंदा मुल्क को सीधा कर सकता है, तो ये तो चार पार्टीज हैं जो मुल्क के, एक आता है तो तीन पीछे चिमट जाती है उसको, ठीक है ना। और भाई तुम अगर तीन चिमटते हो तो चारों मिलके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं कर लेते, आपस में मिल बांट क्यों नहीं लेते, अपने अपनी हिस्से बांट लो कि भाई हमने इस सूबे को चलाना है, हमने इसको चलाना है, हमने इसको चलाना है, और हम मिल के इसकी एक स्ट्रेटजी बना के इसको हमने आगे लेके चलना पाकिस्तान को। देखिए ना, अभी शहबाज शरीफ ने दौरे किए, काफ़ी ममालिक में गया है, वो मुल्कों में गया है, दौरे तो किए। अपने पल्ले से गया वो पल्ले से तो नहीं गया ना, हमारी हड्डियों हाँ को ऐसे ही छोड़ के है, गया वो। ऐसे ही है बिल्कुल। उधर कहते हैं जी अब हमने उसके तो घर की ताल्लुकात बिजली अच्छे भी हमारे हो पल्ले रहे से नहीं हैं, चल रही। अब तो ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसके पहले खान साहब ने बड़ा गर्क कर दिया था, अब अच्छे हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं, दोबारा दौरे पे दौरा कर रहे हैं। वजह यही बनी है, सरमायाकारी आ रही है, तो मैशत मुझे आप में बेहतरी आएगी। मुझे आप बताएं क्या बेहती है? कोई चीज़ सस्ती हुई है आपकी? नहीं, कोई बिजली भी सस्ती हुई है, गैस सस्ती हुई है, कोई चीज़ आपकी सस्ती हुई, कोई किराए में उन्होंने कमी कर दी है? बताएं मुझे। और जी, आपका पेट्रोल सस्ता हो गया, और कोई बढ़ चीज़ गया, नहीं। पेट्रोल तो और बढ़ गया ना। तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ टाइटल की हद तक होता है, अवाम को नहीं ये बना सकते। अब इनको गालियाँ पड़नी है, इनके नसीबों में गालियाँ। बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाला दौर अब चला जा चुका हुआ है सर, लेकिन अब अवाम असल में बेबस इतनी होगी, उसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है बात करने का। क्या करे अवाम, मुझे ये बताएं आप। बस अवाम का अल्लाह हाफिज़ है। मिनाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नादिन, आपने नवाज मिनाज साहब की बातें सुनी और वज़ीर आला ने तो अब एक कमेटी बना दी है। अब देखना ये है कि वो कमेटी तो बाहर चली गई है और सारा कुछ करने के लिए तहकीकात कर रही है कि आखिर ये हादसा क्यों पेश आया, कहाँ से लोग गए, कौन लोग थे, इसके ऊपर तहकीकात करेंगी। तो वक्त बताएगा कि इस कमेटी का ज़ोर कितना होता है। दोबारा लोग इस तरीके से जाएंगे, 2 नंबर तरीके से, कि नहीं जाएंगे, ये काम रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, क्योंकि ये जो काम है सदियों से जारी है। अब जाके हुकूमत ने होश लिया है और इसके ऊपर एक्शन लिया है और कमेटी बनाई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।